इमरजेंसी इन कजाकिस्तान। हाल ही की वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट से यह पता चल रहा है कि कजाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। वहां के प्रेसिडेंट द्वारा बिना वार्निंग के लोगों को गोली मारने तक की परमिशन दे दी गई है। वहां पे लोग वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ कजाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने रिजाइन दे दिया है और कजाकिस्तान में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इन सब चीजों का वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और साथ ही साथ क्या रशिया कजाकिस्तान का टेक ओवर कर सकता है, यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो आती है कि कजाकिस्तान में ऐसी स्थितियां कैसे बन गई हैं। कजाकिस्तान काफी शांत देशों में से एक माना जाता है और हम देखते हैं 1991 से ही यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट राज कर रही है। तो ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इतने वायलेंट प्रोटेस्ट कजाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं? इन सभी सवालों का एक ही आंसर है कि एलपीजी प्राइस हाइक। यहाँ पे एलपीजी के प्राइस तकरीबन 2 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं। लगभग 100% तक एलपीजी के जो प्राइसेस हैं उनमें हाइक आया है और यही एलपीजी के हाइक एक मुख्य कारण है जिस वजह से यहाँ पे वायलेंस हो रहे हैं। बट एलपीजी कजाकिस्तान में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर हम बात करें तो सर्दियों में ना केवल खाना बनाने के लिए बल्कि अपने घरों को गर्म रखने के लिए भी कजाकिस्तान में एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी भीषण सर्दी में जब रातों रात गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे एलपीजी के प्राइसेस को डबल कर दिया जाता है तो लोग उसे सिंपली अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से वहां पे राइट्स होने लगते हैं और वह राइट्स धीरे धीरे करके वायलेंस में चेंज हो जाते हैं। और ये वायलेंस किसी पार्टी या किसी ग्रुप के द्वारा नहीं, वहां के आम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है वहां की गवर्नमेंट। हम देखते हैं अभी तक जब से कजाकिस्तान बना है, 1991 में जब वो यूएसएसआर से हट के एक अलग देश बना था, तब से वहां पे केवल 2 ही प्रेसिडेंट आए हैं। पहले तो जो नूर सुल्तान थे उन्होंने अपने नाम पे वहां के कैपिटल का नाम भी रखा है और दूसरे इस समय जोमार्ट हैं और दोनों ही बेसिकली एक ही पार्टी के बिलोंगिंग माने जाते हैं। तो जनता के बीच में भी ये मैसेज जाता है कि एक ही पार्टी के लोग लगातार हमारे ऊपर शासन करते चले आ रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऑल्सो ओवर द ईयर हम लोग ये भी देखते हैं कि उस पार्टी के प्रति लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑल्सो इसमें दूसरा सबसे बड़ा रोल कोविड ने भी निभाया है, क्योंकि कोविड की वजह से वहाँ पे होने वाला टूरिज्म साथ ही साथ इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ा है और वहाँ की इकोनॉमी इतनी डाउन चली गई है कि सरकार लोगों की बेसिक नीड्स पूरे करने तक में सफ़र कर रही है। पर यहाँ पे क्वेश्चन यह भी आता है कि कजाकिस्तान की सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी कि रातों रात 100% तक एलपीजी के प्राइस हाइक कर दिए जाते हैं। तो यह हम देखते हैं कजाकिस्तान की सरकार धीरे धीरे करके उसकी सब्सिडी को डाउन करती जा रही है और एलपीजी को पूरी तरीके से ओपन मार्केट के हवाले कर रही है। और रीजन यही है कि कजाकिस्तान की सरकार के खुद के पास इतना पैसा नहीं है कि वह लोगों को सब्सिडाइज रेट पे एलपीजी और लंबे समय तक उपलब्ध करवा सके। बट अगर एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो मिनिमम वेज जो कजाकिस्तान में है वो तकरीबन 42,500 टेंगी है। टेंगी कजाकिस्तान की करेंसी है और 42,500 टेंगी तकरीबन $98 होते हैं। और केवल गैस प्राइस ही नहीं, ओवरऑल इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि इतने कम पैसे में कोई भी आम इंसान अपना खर्चा वहाँ पे नहीं चला सकता, जिसको लेके सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा वायलेंस अब देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है जिस वजह से लोग कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पे सब्सिडी वापस लेके आएगी और अपने एलपीजी के प्राइसेस को वापस कम करेगी, तभी यह प्रोटेस्ट रुकेगा। और इस पूरे गृह युद्ध के चलते वहाँ पे स्थितियाँ इतनी खराब बन चुकी हैं कि काफ़ी लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं। और इन सब के चलते जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कुछ फैसले भी लिए हैं जिससे हो सकता है कि कजाकिस्तान में अराजकता थोड़ी कम हो। पहला डिसीजन तो यह लिया गया है कि पूरे के पूरे कजाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया है, जिस वजह से जो भी लोग अराजकता फैला रहे हैं या वायलेंस में लिप्त है वह आपस में कम्युनिकेशन ना कर पाए, जिसके चलते जो फेक न्यूज़ वगैरह है वह भी फैलाई ना जा सके। और साथ ही साथ जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी निकाला है। इस ऑर्डर में उन्होंने रशिया और जितनी भी सीएसटीओ कंट्रीज हैं उन सभी को इनवाइट किया है कि यहाँ पे आओ और अपनी सेनाएं वगैरह लेके आओ और हमारे यहाँ शांति स्थापित करने में हमारी मदद करो। और इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि जो रशियन लेड अलायंस है उनकी फोर्सेस को कजाकिस्तान में भेजा भी जा चुका है अनरेस्ट को रोकने के लिए। अब हो सकता है कि शायद पुतिन इसे कंट्रोल कर ले, बट दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि कजाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहे हैं, जिस वजह से उनके कंट्री से सेपरेशन तक का डर बन गया है। यहाँ यूएस के द्वारा यह भी कहा गया है कि रशिया अपने आसपास के देशों में खुद के द्वारा ही अनरेस्ट पैदा कर रहा है और जो भी कजाकिस्तान में चल रहा है यह भी रशिया के द्वारा ही कराया जा रहा है। और इसको कराने के पीछे रशिया का केवल एक ही मोटिव है कि एक समय जो जमीन यूएसएसआर के पास हुआ करती थी उसको आज ग्रेटर रशिया के तहत रशिया में वापस लेना।
वहीं रशिया की तरफ से कहा जाए तो रशिया का कहना यह है कि रशिया और कजाकिस्तान दोनों ही CSTO के मेंबर हैं, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी के तहत रशिया उसकी मिलिट्री मदद करने आया हुआ है। पर हम लोग कुछ दिनों पहले भी देखते हैं कि जब अजरबैजान और अर्मेनिया की लड़ाई चल रही थी तो CSTO का पार्ट तो अर्मेनिया भी है, तब रशिया वहां पे उसकी मदद करने नहीं गया था। तो यहाँ पे रशिया की मंशा पे यह सवालिया निशान खड़े करता है। अगर वर्ल्ड वाइड इसके इम्पैक्ट की बात की जाए तो हम देखते हैं क्रूड ऑयल का उत्पादन कजाकिस्तान के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिस वजह से वर्ल्ड वाइड क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बिटकॉइन की भी वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट माइनिंग कजाकिस्तान में ही होती है, और अभी कजाकिस्तान में इंटरनेट की बंदी की वजह से वहां पे माइनिंग होना रुक गई है और बिटकॉइन के प्राइसेस भी लगातार गिरते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ कजाकिस्तान ग्लोबली टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर्स में भी आता है, और इस अनरेस्ट के चलते हुए तकरीबन ग्लोबल मार्केट में 8% तक यूरेनियम के दाम बढ़ गए हैं, और इन सभी चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ रहा है। हम यह भी देखते हैं कि इंडिया ने 26 जनवरी को जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके प्रेसिडेंट्स को अपनी परेड में बुलाने के लिए एज ए चीफ गेस्ट न्योता दिया था, बट अभी अनरेस्ट के चलते लग नहीं रहा कि वह आने वाले हैं। तो हो सकता है इंडिया भी अपने 26 जनवरी के प्लान्स में कुछ बदलाव लाएगा। अब आगे क्या होगा यह तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।